नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पे बात करने वाले हैं। आप अगर जीडी का पेपर देने जा रहे हैं या वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं या आप जीएस को किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है आपके लिए वो है ये, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अच्छा, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ, यानी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भैया इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 या फिर ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। आगे मैं बात भी करूंगा इस पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकार की बात मैं करूं तो भारत में मौलिक अधिकार जो संविधान में शामिल किया गया है ये भाग 3 में शामिल किया गया है और 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच में आपको मौलिक अधिकारों पे कुछ जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। अब मैं बात करूं, ये जो मौलिक अधिकार है इसको भारत का अधिकार पत्र यानी भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैं कहूं मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो जब ब्रिटेन में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार को लेकर के बात थी तो जो लिखित दस्तावेज यानी जहां से हम कहें कि सबसे शुरुआत हुई सबसे पहले मौलिक अधिकारों की, तो वो हुई मैग्ना कार्टा से। तो विश्व में कहीं पर भी जब कभी मौलिक अधिकारों पर बात होती है तो उसको मैग्ना कार्टा के उपनाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा से जोड़ करके हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान में हैं कितने वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक क्वेश्चन इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों के बीच में है। तो अगर मैं बात करूं समानता के अधिकार की तो 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूं तो 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को एक पावर होती है कि वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है आगे हम लोग इसको जानेंगे भी समझेंगे। जो 7वां मौलिक अधिकार था ये था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ये बात आप याद कर लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार यानी 7वां मौलिक अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाकर अब विधिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों से हटा करके अब इसको क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में कौन सा मौलिक अधिकार रखा गया है। तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में आपको क्या दिख रहा है? समानता का अधिकार नजर आ रहा है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल है आपके लिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत आपको बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 15, चलिए अगली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं पूरा विस्तार से। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। यानी इस आधार पर, इन 5 चीजों के आधार पर, कौन कौन सी चीजें? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में विषय के अवसर में समानता, यानी आप इसको एक विशेष प्रकार से कह सकते हो ओबीसी आरक्षण। ठीक है, अब लेकिन आप इसको मोटा मोटा याद इस तरह से करिएगा, अनुच्छेद 16 की लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 17 की बात करूं तो अभी मैंने बताया अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। ये आपकी क्लास जो है ये बहुत ही मैं तेजी से आगे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सारी बड़ी बेसिक चीजें हैं और आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अगली स्लाइड की ओर चलता हूं और अगला क्वेश्चन है वाक एवं जो आपके वाक स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में है? तो 21 में नहीं है,
20 में नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता रखी गई है। अच्छा, अब मैं समझता हूं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 के 1 में है। भाई साहब ये कहां पे है? 19 के 1 में। और 19 के 1 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो हो गई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो गई कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हो गई कि आप संघ बना सकते हैं। चौथे नंबर पे हो गई कि आप कहीं पे जाकर संचरण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, यानी भारत भर में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। पांचवें नंबर पर आप बस सकते हैं, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के अपना आवास बना सकते हैं, आप बस सकते हैं। और छठे नंबर पर यहाँ पे बताया गया कि आप व्यापार यानी अपने जीविका के साधन भी इसी तरीके से चला सकते हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं 19 के 1 के तहत, लेकिन आप 19 को मोटा मोटा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से समझते हैं। इतना ही आपसे पेपर में जहाँ तक पूछेगा भी, अगर आप जीडी या यूपीपी इस तरह के बैचेस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अब अनुच्छेद 20 की मैं बात करूं तो इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें मोटी मोटी 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज तो आपको भूतलक्षी विधि के अंतर्गत सजा नहीं दी जाएगी, यानी आप आज की डेट में अगर आप किसी भी चीज़ अपराध में अगर आप दोषी होते हैं तो आज तक जो उसके लिए दंड का निर्धारित है वही आपको मिलेगा, यानी जो आगे होने वाला है या आगे जो हो जाएगा उस हिसाब से नहीं। जिस डेट में आप दंड करते हैं, मतलब अपराध करते हैं, उसी डेट में जो दंड है वही आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको एक बार एक दंड के लिए दोहरी सजा नहीं मिलेगी, यानी दोहरे दंड से इसमें क्या है, राहत है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज, आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ये चीजें मोटा मोटा आप याद करिएगा कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बताया गया। अगर मैं बात करूं 21 की, तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताई गई है। क्या बताई गई है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब 21 में एक अनुच्छेद जो है संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसको कहेंगे 21 का का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 के का में शिक्षा का अधिकार बताया गया। 21 के का में क्या बताया गया? शिक्षा का अधिकार बताया गया है। और ये शिक्षा के अधिकार कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की कोई वह बालक या बालिका हो, कोई भी बच्चा हो, उसको सबको क्या मिलेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और ये बात जोड़ी गई है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इसको आप इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा और इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मे भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो अभी मैंने डिस्कस किया, शिक्षा का अधिकार आपका 21 के का में शामिल किया गया है। कहाँ पे शामिल किया गया है? 21 के का में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल कहता है भैया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो भाई साहब आपको मैंने बताया कि अल्पसंख्यक के लिए अगर आप बात करें तो 29 और 30 दो आपके अल्पसंख्यकों के लिए बताए गए हैं। ये किसके लिए बताए गए? अल्पसंख्यकों के लिए बताया गया। 29 के अंतर्गत उनके हितों के संरक्षण में बताया गया है। और 30 में अगर बात करें तो इसमें जो इनके शिक्षण संस्थान होते हैं, अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान, बेसिकली आप कह सकते हैं मदरसे इत्यादि, इनको ये स्थापना कर सकते हैं और इनका प्रशासन भी अपने स्तर से कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 भी इनके हितों के लिए है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। और 30 की बात करें तो इनके शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और इनके प्रशासन से संबंधित है। अब अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो भाई साहब अगर मैं बात करूं कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो भैया अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। मैंने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया। ग्राम पंचायतों का गठन, ये डीपीएसपी का पार्ट है, यानी भारत के नीति निदेशक तत्व जो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भारत का नीति निदेशक तत्व कहाँ आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है।
ठीक है। तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि समान आचार संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो समान आपको एक ही चीज दिखाई दे रही है, 2 बार 4 जहां पे नजर आ जाए वही समान आचार संहिता। और अनुच्छेद 44 कहता है कि हम क्या करेंगे, समान आचार संहिता देश के अंदर लागू करने के लिए अभी लगातार चर्चा भी चल रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। समान आचार संहिता कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में है। अगला सवाल क्या कहता है भैया, अगला सवाल हमारा आज के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं कुछ अच्छा अनुच्छेदों की मैं बात कर लेता हूं, जैसे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आपको बताया गया है पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि के संबंध में आपको संरक्षण दिया जाएगा, यानी इनके जो कैसे इनकी स्थिति को और अच्छा किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 49 की, तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्मारक या जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं इनको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 50 की, तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलग अलग रखा जाएगा, यानी उनका पृथकीकरण किया जाएगा। ये कहाँ पे बात है, यानी कोई भी हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 51 की मैं बात करूं तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत जो है अपनी अच्छाई की बात करेगा, सुख शांति की बात करेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। 51 के का की मैं बात करूं तो 51 के का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, और मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति या संघ इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग कल की यानी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस क्लास पे रिव्यू यानी कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छी लगी जैसी भी लगी, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन शेयर इसको ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में।